हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट पेपर देखने वाले हैं। अब तक हम 5 पेपर देख चुके हैं क्योंकि एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर भी है जिसमें से कुछ लोग क्रिमिनोलॉजी लेते हैं और कुछ लोग बैंकिंग लॉ। तो बैंकिंग लॉ भी हमने देख लिया है, क्रिमिनोलॉजी भी हमने देख लिया है। ठीक है, 5 पेपर हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। कंपनी लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, क्रिमिनोलॉजी लॉ, बैंकिंग लॉ और आज है लास्ट पेपर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ठीक है, इस पेपर का पहला क्वेश्चन है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति तथा प्रकार के संबंध में प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। जो ये एक्ट है मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1996, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसके अंदर जो मध्यस्थ होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, उन्हें मीडिएटर भी कहते हैं, आर्बिट्रेटर भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति के प्रकार के बारे में बताना है और क्या इसके प्रावधान दिए गए हैं ये बताना है। ठीक है, जो ये एक्ट है इसके अंदर जो मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में। मध्यस्थ एक व्यक्ति होता है जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य बताइए। ये जो एक्ट है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आया है ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है मध्यस्थ करार से आप क्या समझते हैं। जो आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट होते हैं इनसे आप क्या समझते हैं। मध्यस्थ करार के आवश्यक तत्वों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मध्यस्थ एवं समझौते में अंतर बताइए। ये जो एक्ट है इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मध्यस्थ सुलह अधिनियम क्या है, इसके अंदर जो समझौते होते हैं वो कैसे होते हैं, जो एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है, जो एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है उसके बारे में बताइए, उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है, वो क्या कार्य करता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। कुछ कॉलेज में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि किसी में 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली तो यही होता है, 50 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको एक फाइल बनानी होती है। ठीक है, इसके बारे में कॉलेज बताता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया कि मध्यस्थ और सुलहकर्ता में अंतर बताइए। फिर आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुलह निपटारा करार पर चर्चा कीजिए। जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में बताइए। फिर इसके बाद एक मध्यस्थ की नियुक्ति को किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है। जो मध्यस्थ होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको किन किन आधारों पर मतलब हटाया जा सकता है उसके पद से, उसको कैसे चुनौती दी जा सकती है ये बताना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6 लोक अदालत के गठन तथा शक्तियों से आप क्या समझते हैं। हर 3 महीने में एक लोक अदालत लगती है। ठीक है, जिसमें जो मामले हैं वो कम पैसों में निपटाए जाते हैं, यानी कि जल्दी और कम पैसों में निपटा दिए जाते हैं। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का एक प्रभावी है। टिप्पणी कीजिए। लोक अदालत के अंतर्गत जल्द ही मामलों को निपटाया जा सकता है और ये जो लोक अदालत में निर्णय दिया जाता है वो अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, बहुत सारे मैटर हैं, जैसे कि चालान के लोक अदालत में 20% पे चालान हो जाता है, कुछ कम पर भी हो जाता है, 18% पे भी हो जाता है, 15% पे भी हो जाता है। लोगों की अपनी अपनी सेटिंग होती है उनसे, है ना। और जो चेक बाउंस के केस हैं वो भी सुलझाए जाते हैं। बैंक के रिलेटेड जो चेक बाउंस के केस हैं, लोन के केस हैं,
या फिर कोई केस विड्रॉल होना है, ये सारे जो मामले हैं लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। और भी तरह के केस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर लोक अदालत के अधिकार, क्षेत्र और शक्तियों पर चर्चा कीजिए। जो लोक अदालत है उसके अधिकार क्षेत्र कितने हैं, उसके पास कौन कौन से मामलों को सुनवाई करने का अधिकार है, उसकी कितनी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें बतानी है। फिर 7th क्वेश्चन है, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का अर्थ और प्रकृति क्या है तथा इसकी विभिन्न तकनीकों का भी वर्णन कीजिए। जो वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा गया है कि वैकल्पिक विवाद सुलह पद्धति के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को समझाइए। ऊपर भी अर्थ और कार्य क्षेत्र पूछा गया है कि इसकी विभिन्न तकनीकें बताइए, और नीचे भी यही पूछा गया है, बस थोड़ा बहुत चेंज है और इसमें महत्व भी ऐड कर दिया है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस आपको क्वेश्चन समझना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजों को अच्छे से पढ़ा करो। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर। फिर 8th क्वेश्चन है, माध्यस्थ पंचाट क्या है, माध्यस्थ पंचाट की अंतर वस्तुओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि अवॉर्ड, पंचाट कहते हैं एक अंतिम निर्णय जो माध्यस्थ द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उन आधारों पर चर्चा कीजिए जिसके आधार पर माध्यस्थ पंचाट को रद्द किया जा सकता है। जो माध्यस्थ का निर्णय आता है उसको रद्द किया जा सकता है, उनके बारे में बताइए। या फिर माध्यस्थ पंचाट की अंतिमता क्या है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 27 के अंतर्गत, ये जरूरी नहीं है स्पेसिफिक धारा लिख कर दी जाए, बिना धारा के भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, कि अंतर्गत माध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य प्राप्त करने में न्यायालय की क्या शक्तियां ले सकती है, वो बताइए। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग और शॉर्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं। विदेशी पंचाट और घरेलू पंचाट में अंतर बताइए। विदेशी पंचाट किसे कहते हैं और घरेलू पंचाट किसे कहते हैं, ये बताना है। जो विदेशी पंचाट होते हैं उसमें आता है विदेश का निर्णय, और जो घरेलू पंचाट होते हैं उसमें वे निर्णय आते हैं जो भारत के अंदर ही दिए जाते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में मैंने देखा काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका पता ही नहीं है कहाँ से पूछे हैं। तो आपको 80% पेपर तो यहाँ से मिल जाएगा, 20% में कुछ गड़बड़ हो सकती है वेरी शॉर्ट में, लेकिन आप ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ऊपरा ऊपरी इन दोनों को पढ़ लेना, दोनों में से एक तो यहीं पे है, तो आपको सारा पेपर यहीं से मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं पता लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये वहां से पूछा गया है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर पूरा लिख कर आना। जो 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी रेंज से और बुक की रेंज से बाहर होते हैं, ठीक है। घरेलू मध्यस्थों से आप क्या समझते हैं, जो घरेलू मध्यस्थों होता है उससे आप क्या समझते हैं, और विधिक सेवा के कौन हकदार है, हु इज एंटाइटल्ड फॉर लीगल सर्विस। एक लीगल सर्विस होती है जिसे हम फ्री लीगल सर्विस भी कह सकते हैं, जिसको आर्टिकल 39A में भी डिफाइन किया गया है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने केस को लड़ने के लिए पैसा नहीं दे सकती हैं, तो उनको सरकार की तरफ से एक फ्री लीगल सर्विस दी जाती है जिसमें वो अपने लिए वकील को फ्री में नियुक्त कर सकती हैं। लेकिन जितना आसान है ना ये लिखा हुआ दिख रहा है कि फ्री लीगल सर्विस, उतना आसान रियल में होता नहीं है, क्योंकि लोगों को इतनी आसानी से सरकारी वकील मिलता नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया है और यहाँ भी इसको डिफाइन किया गया है मध्यस्थी सुलह अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है।